बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हमने केमिस्ट्री का लास्ट वाला चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तुम लोगों का वो सब के सब इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस के बारे में है, ठीक है ना। तो ये रीडिंग वाला टॉपिक है। ऑफ नोबल एलिमेंट्स, ये आप लोग के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से यहाँ पर बात की जाएगी। तो उसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम लेते हैं सिल्वर, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा डी ब्लॉक सारा इसमें आएगा। डी ब्लॉक वो ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे रीडिंग वाले टॉपिक्स हैं, इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है, मैं उसे समझाऊँ आप लोगों को। सिल्वर इज़ वाइट लस्ट्रियस मेटल, सफ़ेद रंग की चमकदार मेटल है। इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ आल्सो हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल। ये पीछे भी डक्टाइल और मेलिएबल। डक्टाइल हमारे पास वो क्वालिटी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह हम मेटल्स को वायर्स में बदल सकते हैं। यानी मेटल्स को वायर्स में, तारों में बदलने वाली जो प्रॉपर्टी है वो डक्टिलिटी कहलाती है, और मेलिएबिलिटी जिसके अंदर हम मेटल्स को तोड़ फोड़ कर शीट्स या मुख्तलिफ तरह के उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो मेलिएबिलिटी कहलाती है। तार बनाएं तो डक्टिलिटी, और अगर हम शीट्स बनाएं जैसे टेप वगैरह बनते हैं लोहे की, आयरन है, आयरन जो है वो उसको आयरन ले लो, यहाँ पर सिल्वर ले लो, बर्तन सिल्वर के बनते हैं तो शीट्स बनती हैं, तो ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। इट्स पॉलिश सर्फेसिस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इनकी चमकदार सतह जो होती है अगर पॉलिश की हुई हों तो वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड एंड सल्फर ऑन इट्स सरफेस मेक इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव। अगर सिल्वर के ऊपर सल्फर की या ऑक्साइड की तह जम जाए से ना, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है, उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। तो ये मज़ीद जो है ये रिएक्टिव फिर नहीं रहेगी, अनरिएक्टिव हो जाएगी, और एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन में बदलाव आता है या दीगर चीज़ें इस पर असर नहीं कर पाएंगी। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इट डज नॉट इफेक्ट सिल्वर। इट टार्निश इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हाइड्रोजन सल्फाइड। Being very soft metal, it is rarely used as such. Alloy of silver with copper are widely used in making coins, silverwares से ना, ये चांदी के आते हैं ना तुम लोग के वो पहनावे वगैरह, या चांदी के जैसे पिछले दौर के अंदर वो लिबास भी चलते होते थे, या आजकल भी जानवरों को जो सजाने के लिए जो है इसकी चीज़ें पहनाई जाती हैं। एंड ऑर्नामेंट्स, और सिल्वर के जो जेवरात वगैरह बनते हैं चांदी वगैरह के। Compounds of silver are widely used in photographic films and dental impressions. फोटोग्राफी फिल्म में भी ये यूज़ होते हैं, और दांतों के एनिमल्स, जैसे तुम लोगों के दांतों पे खोल चढ़े हुए देखे होंगे लोगों के, तो डेंटल प्रिपरेशन में भी यूज़ होते हैं। सिल्वर आर यूज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द मिरर इंडस्ट्री। शीशा बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल है। नेक्स्ट हमारे पास गोल्ड है। गोल्ड इज़ अ येलो सॉफ्ट मेटल। इट इज़ मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल मेटल। तमाम मेटल्स में इसका नंबर जो है सबसे पहले है। ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल भी है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर अलॉन्ग। अगर 1 ग्राम सोना है तो अगर उससे तुम खींचने लगो तो तकरीबन कितने किलोमीटर तक जाएगा? 1.5 किलोमीटर तक चला जाएगा। गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल, ठीक है, ये इन पर जल्दी असर नहीं होता। इवन के सिंगल एसिड कोई भी असर नहीं करता। केमिस्ट्री की ज़ुबान में हमारे पास एक बात चलती है एकोरेजिया। रेजिया, इसे हम बोलते हैं सोने का पानी। अब जैसे मैंने बताया है कि जो गोल्ड है इस पर सिंगल एसिड, चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक एसिड, असर नहीं करता। लेकिन अगर आप HCl प्लस निट्रिक एसिड, इन दोनों को जब मिलाकर कंपाउंड हमारे पास एक बनता है, वो बताने की यहाँ पर हाजत नहीं है, ठीक है ना। अगर ये तुम 2 एसिड मिलाते हो, 3 इसका वॉल्यूम 1 इसका वॉल्यूम, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास एकोरेजिया बनता है। तो ये जब एकोरेजिया बने, जब तुम इसमें गोल्ड डालोगे तो गोल्ड फिर इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। अदरवाइज इसमें सिंगल में तुम गोल्ड डालो या इस सिंगल एसिड में डालो तो कभी भी गोल्ड उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, उसमें घुलेगा नहीं। लेकिन जब ये दोनों एसिड तुम इतने वॉल्यूम में मिला लोगे तो फ़ौरन जो है तुम्हारा सोना उसके अंदर घुल जाएगा। समझ आ गई बेटा मेरी बात की? Gold is very non-reactive
Are inert matter, it is not affected by atmosphere, it is not even affected by a single mineral, acid or base. Because of its inertness in the atmosphere, it is an ornamental matter as well as used in making coins. Gold is too soft to be used as such, as it is always alloyed with copper, silver and some other metals. इनके alloys बनाते हैं, तो जब भी आपने alloys बनाना है, जैसे जेवरात बनते हैं उसमें थोड़ी सी मिकदार के अंदर जो है वो कॉपर या सिल्वर को मिलाया जाता है। इसके अलावा हमेशा ये बनते हैं, ये दूसरी मेटल्स को मिलाकर मिलते हैं। एक हमारे पास साइंस में टर्म यूज़ होती है कैरेट, ठीक है, कैरेट। ये जो कैरेट हमारे पास है, ये सोने की प्योरिटी को चेक करने का एक मेजरमेंट यूनिट है। सोने की क्वालिटी को चेक करने का एक मेजरमेंट यूनिट है। सबसे जो प्योर गोल्ड हमारे पास है वो 24 कैरेट गोल्ड है। कितना? 24 कैरेट। 22 भी आता है, 21 भी आता है, 20 भी आता है, 90 भी आता है। यानी जिस तरह आप लोगों के 24 से नीचे आते जाओ तो उस सूरत में इसकी इम्प्योरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी कि ये हमारे पास जो 24 कैरेट गोल्ड है, इसमें इम्प्योरिटी सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा प्योर और सबसे अच्छा गोल्ड माना जाता है, ठीक है ना। तो कैरेट हमारे पास क्या है? प्योरिटी को चेक करने का एक यूनिट है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय कैरेट that indicates the number of parts by weight of gold that is present in 24 part of alloy। अगर आप सोने का alloy लेते हो 24 कैरेट, तो हमने देखना कि उसमें सोना कितना % है और बाकी जो इम्प्योरिटी कितनी % है। तो जिस भी गोल्ड के alloy में सोने की ज़्यादा मिकदार मौजूद होगी, इम्प्योरिटी कम होगी, तो वो गोल्ड आपका क्या कहलाएगा? 24 कैरेट। 24 कैरेट गोल्ड इज़ प्योर। 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 22 parts pure gold is allied with 2 parts of either silver or copper for making ornaments and jewelry। अगर आपको कोई कहे कि ये भाई गोल्ड जो है 22 कैरेट है, इसका मतलब क्या है? इसमें 20% सोना है और 2% इसमें क्या है? इम्प्योरिटी है। वो सिल्वर की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। तो इसको मिला के फिर हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। आराइशी जो ज्वेलरी वगैरह तुम लोग की बनती है, ईयर रिंग्स बनते हैं, सेना फिंगर आपके रिंग बनती है, ठीक है ना। तो ये सब के सब इसमें नेकलेस बनते हैं, फिर ये सब चीज़ें बनती हैं। वाइट गोल्ड इट इज़ अलाइव विद प्लाटियम, निकल और जिंक। वाइट गोल्ड भी होता है, एक येलो गोल्ड होता है, वाइट गोल्ड भी है। वाइट गोल्ड जो है क्वालिटी के लिहाज से येलो गोल्ड से ज़्यादा बेहतर होता है। तो वाइट गोल्ड इज़ इट्स अलाइव विद प्लाटियम। जो वाइट गोल्ड होता है उसमें हम क्या शामिल करते हैं? प्लाटियम, निकल या फिर जिंक शामिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्लाटिनम। प्लाटिनम इज यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स बिकॉज प्लाटिनम जो है वो गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा है, ठीक है ना, ये बात है हमें रखना। प्लाटिनम इज यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम बिकॉज इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज लाइक कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लैक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश। ये इस पर जल्दी कोई भी चीज़ असर नहीं करती। इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड। सिक्योर सेटिंग का मतलब यहाँ पर लिया जाएगा चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको जो है वो सिक्योर सेटिंग के मानों में हम यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों के डायमंड के लिए सिक्योर सेटिंग के लिए यूज़ होता है। एंड अदर जिम स्टोन में जो आपके जवाहरात होते हैं, सही ना, जैसे वो आप लोगों का मरजान है, इस तरह के जो पत्थर हैं, जो महंगे पत्थर जिम स्टोन्स हैं, उनमें ये यूज़ होता है इन्हेंसिंग देयर ब्रिलियंस, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। एन अलाई ऑफ प्लाटिनम, प्लाटियम एंड रोडियम इज यूज एज कैटालिस्ट इन द ऑटोमोबाइल एट कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर हमारे पास आपके ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स में लगा हुआ एक डिवाइस होता है जो आपके जो फॉसिल फ्यूल्स उसमें जितने हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं उसे लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर ये चेंज कर देता है। तो आप लोगों की जो महंगी गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल्स आते हैं उनके कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर हमारे पास जो है ये अलाई इस्तेमाल होता है। प्लाटिनम, प्लाटियम और रोडियम तीनों चीज़ों को मिला के उसके अंदर लगाया होता है। इट कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बीइंग एमिटेड बाय द वेसिकल्स इनटू लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। प्लाटिनम इज यूज इन द प्रोटेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कंटेनिंग, ठीक है ना, ये तुम लोगों को पता है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जो है ड्राइव जो है उसको बनाने के लिए, उसको कोट करने के लिए, उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है, तो ये बनाने के लिए प्लाटिनम इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइबर ग्लास, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक एंड ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आप लोगों की फाइबर ग्लास, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक बनाने के लिए, जैसे आपने कॉलेज में देखा होगा वो ब्लैक कलर के जो शीशे आते हैं, ठीक है ना, जो आपके दरवाज़ों को लगे होते हैं, तो वो बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, या प्लास्टिक इस टाइप की जो आमतौर पर आपके ये
जो आप लोगों के नज़र वाली ऐनकें हैं उसमें जो आजकल चश्मों के अंदर जो प्लास्टिक यूज़ हो रही है नज़र वाली, वो ये बनाने के लिए यूज़ होता है, और आपकी जो LCD है वो बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल्स। आपका जो ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये हमारे पास नॉन मेटल्स में पाई जाती हैं, और जितनी नॉन मेटल्स होती हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बस यही बातें हैं इसके अंदर, और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो समझाने वाला हो। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस by gaining electrons. In this way, non-metals are electronegative in the nature and form acidic oxide. हमेशा जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। द वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय देम। हमेशा इनकी वैलेंसी का इंहिसार जो होता है जितने ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उस पर होता है। फॉर एग्जांपल, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम इज 1 एट इट एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये सारे रीडिंग वाले टॉपिक्स हैं, तो बेटा ये खुद ही आप लोगों ने रीड कर लेना है। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स चेंज ग्रेजुअली बट यूनिकली इन ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल जो है चेंज ऐसा होती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती रहती है। नॉन मेटल यूजली एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में ये पाई जाती हैं। द नॉन मेटल्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप आर यूजली गैसेस। जो शुरू में ग्रुप के शुरू में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो गैसेस फेज में, जैसे जैसे आप नीचे ऊपर से नीचे जाते जाओगे तो पहले हमारे पास लिक्विड आएगी और उससे नीचे हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर नॉन मेटल्स आती जाएंगी। तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है सॉलिड्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जो सॉलिड नॉन मेटल होती है ना वो ब्रिटल यानी भुरभुरी होती है, जैसे आप लोगों ने कोयला देखा होगा वो भी भुरभुरा आसानी से टूट जाता है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा बाकी जितनी नॉन मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। दे आर नॉट शाइनी, इनकी सतह चमकदार नहीं होती। दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन, इनकी सतह जो है वो डल होती हैं सिवाय किसके, आयोडीन। वाहद आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है जिससे जो चमकदार होती है। दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा बाकी जितनी नॉन मेटल हैं सबके सब सॉफ्ट होती हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। दे हैव लो डेंसिटी। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। देयर वैलेंस शेल्स आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसलिए कबूल करते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, कम होती है। देयरफॉर दे रेडियली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड बिकम स्टेबल। ये सारी बातें मैंने पहले की हुई हैं। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स बाय रिएक्टिंग विद द अदर नॉन मेटल्स। जब भी ये मेटल से मिलती हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं और अपने जैसे एलिमेंट से मिलकर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये आमतौर पर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अगर एसिड क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, अगर आपने डाइल्यूट एसिड इनके साथ रिएक्ट करवाया तो कभी भी डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ ये कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर बेस या एसिड है तो वो इलेक्ट्रॉन इसको दे सकेंगे, लेकिन अगर एसिड और बेस पहले ही डाइल्यूट है तो कभी भी वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। इस वजह से कहा गया है दे डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड बिकॉज नॉन मेटल्स आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। Electronegativity of first member group 14, 15 and 16 and 17 are higher than that of other members of the group. Decreasing trend of electronegativity is shown as, यानी ऊपर वाले सबसे नीचे ये ऊपर वाले एलिमेंट्स का दिखाया गया है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा ये 17 ग्रुप का है, 16 वाले के अंदर ऑक्सीजन उसकी कम है फ्लोरीन की, इस तरह वो दिखाया गया है, ठीक है ना। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम किसकी, ऑक्सीजन से कम, क्लोरीन की उससे कम किसकी है, सिर्फ फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। और फ्लोरीन से कम किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ज़्यादा किसकी से, ऑक्सीजन की किससे ज़्यादा है, क्लोरीन से। और क्लोरीन की किससे ज़्यादा है, नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है, ब्रोमीन से। ये पूरा एक प्रोसीजर दिखाया गया है। तो बस ये यहाँ तक रीडिंग वाले टॉपिक थे, तो ये मैंने किया है। तो नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक रहेगा कर रिएक्शंस वाला, तो वो मैं उसके अंदर तुम लोगों को सारी बातें करूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, नासिर हो।